नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग आज दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा पेपर मेंस के पेपर 1 में आता है, चाहे कोई स्टेट पीसीएससी ले लो या यूपीएससी ले लो। और ये आज का जो पॉइंट है दिल्ली सल्तनत, इसमें हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली डायनेस्टी जो है, दिल्ली सल्तनत, इसका कार्यकाल टोटल 1206 से 1526 ईस्वी तक था। तो आज हम इसमें केवल गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1256 ईस्वी तक का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, पाँचवा है लोधी वंश। तो गुलाम वंश का काल जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का काल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का काल 1320 से 1414 ईस्वी तक था। और सैयद वंश का काल 1414 से 1451 ईस्वी था। और लोधी वंश का काल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तो लोधी वंश के जो सबसे लास्ट वाले शासक थे इब्राहिम लोधी, उनको पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराकर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर यहाँ के अपने गजनी वापस जा रहा था, तो उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंप कर 1206 ईस्वी में चला गया। जब ही कि यहाँ पे गुलाम वंश या दिल्ली डायनेस्टी की स्थापना हुई। दिल्ली डायनेस्टी में भी गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो अगर इसमें दोस्तों कई बार स्टेट पीसीएस के प्री में प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा शासन कौन से डायनेस्टी ने किया था या किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था, 94 वंश। और सबसे कम जो शासन किया था दोस्तों, वो खिलजी वंश ने किया था, मात्र 30 वर्ष। और तुगलक वंश 94 वर्ष। ये सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक खिलजी वंश। तो आइए गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह मोहम्मद गोरी का दास था, इसीलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश के नाम देते हैं, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी ने अपने दासों को पुत्र की तरह माना। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब दास्ता से मुक्त नहीं था, इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधियों के साथ शासन किया। 1208 ईस्वी में ऐबक गजनी गया। यहीं पर मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसे दास्ता से मुक्ति पत्र भेजा और इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। मिनहाफ उस सिराज ने इसे हातिम ताई कहा है, यानी कि एक थिंकर थे उस समय के दार्शनिक, जिनका नाम था मिनहाफ उस सिराज। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई की उपाधि दी थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसके तथाकथित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो इल्तुतमिश के पराजित होने से पहले 8 महीने तक शासन किया था। यानी कि इल्तुतमिश जो इसका पुत्र था आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये 8 महीने तक शासन किया। और 8 महीने में ही इल्तुतमिश ने इसको हराकर, आराम शाह को हराकर दिल्ली सल्तनत का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ थी। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लखता या लाल बख्श, हातिम ताई और कुरान खां कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे हसन निजामी और फख-ए-मुदाब्बिर। इल्तुतमिश का काल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऐबक अपनी दास्ता से मुक्ति से पहले ही 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दास था, जब ही इसने 1206 ईस्वी में ही इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने के पहले बदायूं का इक़्तिदार था। इक़्तिदार यानी कि आज के गवर्नर मान लो, जैसे राज्यों के गवर्नर होते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। चंगेज खां की समस्या ये इल्तुतमिश के समय में सबसे पहले आई थी। 1220 से 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां
ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ गया था। इल्तुतमिश ने मांगबरनी को फरण नहीं दी, जिसके जिसके वो चंगेज खां के आक्रमण से बच गया। दूसरा है नासिरुद्दीन कुबाचा की समस्या। इल्तुतमिश के टाइम पर जो समस्याएं थी। कुबाचा सिंध एवं मुल्तान का प्रभारी था। इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित करके लाहौर छीन लिया था। यानी कि मंसूरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो मंसूरा का युद्ध कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। कुबाचा मुल्तान का क्षेत्र देखता था और इल्तुतमिश ने इसको मंसूरा के युद्ध 1217 ईस्वी में हरा दिया और इसे लाहौर छीन लिया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को हरा दिया। यानी कि 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में भी इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराया था और उसके लाहौर छीन लिया था। और 1227 ईस्वी में भी इल्तुतमिश ने सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को दोबारा फिर से हराया। कुबाचा अपने जीवन की रक्षा के लिए सिंधु नदी में कूद गया और डूबकर मर गया। कुबाचा अपनी जान बचाने के लिए सिंधु नदी में कूद गया था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो आखिर में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा है इल्तुतमिश का काम बंगाल विजय। एक समय बंगाल का शासक गयासुद्दीन स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। युद्ध में गयासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हुआ। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। यानी कि इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन को हरा दिया और नासिरुद्दीन को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने तुर्की आक्रमणों के एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया। इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों के एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया जिसमें उसके 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित थे। इन्हें तुर्क ए चहलगानी या दल चालफिया के नाम से जाना जाता था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश बगदाद के अब्बासी खलीफा अलमुस्तान सिंह बिल्लार से मंसूर प्राप्त किया। यानी कि इल्तुतमिश जो था ये 1229 ईस्वी में अब्बासी खलीफा, बगदाद के जो अब्बासी खलीफा थे अलमुस्तान सिंह बिल्लार, इन्होंने मंसूर को प्राप्त किया। खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम या महान शासक की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा थी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की प्रमुख विजय इस प्रकार के हैं। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन एल्दौज को हराया था। और 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा को हराया था। और 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल को जीता और यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित करके नासिरुद्दीन को वहाँ का गवर्नर बनाया। और 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान पर विजय हासिल करके इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा को हराया। और यही 1227 के युद्ध में कुबाचा अपनी जान बचाने के लिए सिंधु नदी में कूद गया, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी और वो डूब कर मर गया। 1226 से 1231 ईस्वी तक राजपूतों पर विजय प्राप्त किया। 1235 ईस्वी में पंजाब के खोखरों पर विजय प्राप्त किया। तुर्क ए चहलगानी या इसको दल ए चालफिया के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। इसमें इसके विश्वास पात्र अमीर होते थे जिन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते थे। यह एक प्रशासनिक वर्ग था। जिस तरीके से आज कैबिनेट होती है, सेक्रेटेरिएट होता है, उसी तरीके से उस समय ये तुर्क ए चहलगानी थी। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के टंका यह चांदी का सिक्का होता था और जीतल यह तांबे का सिक्का होता था। टंका और जीतल का अनुपात 1:48 था। यानी कि एक टंका बराबर 48 जीतल। और टंका चांदी का होता था, जीतल तांबे का होता था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 1236 से 1266 ईस्वी तक इल्तुतमिश के कौन कौन से उत्तराधिकारी थे? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दल चालिफा और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। इस समय दल चालिफा सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे। 1236 से 1266 ईस्वी तक के काल को चालिफा का काल कहा जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका कार्यकाल 1236 से 1236 ईस्वी तक ही था, यानी कि कुछ महीने ही था। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन तुर्की अमीरों ने इसकी इच्छा का
सम्मान नहीं किया और इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। सुल्तान की माता शाह तुर्कान थी, यानी कि जो तुर्क चहलगानी है, इन्होंने कहा जी ये लेडीज़ हैं, ये जो रजिया हैं, इसीलिए सुल्तान नहीं बनने देंगे। और इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज जो कि रजिया का भाई था और उसको सुल्तान बना दिया। और रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम शाह तुर्कान था। दोस्तों, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार है, उसी के प्रांगण में बना हुआ है। आप जाके देख भी सकते हैं अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो। शाह तुर्कान विद्वानों एवं शेखों को दान दिया करती थी। रजिया का काल जो था 1236 से 1240 ईस्वी तक था। शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर रजिया एक दिन लाल वस्त्र धारण करके, यानी कि जो लाल वस्त्र था ये न्याय की याचना का प्रतीक था, तो रजिया ने लाल वस्त्र ही पहनकर जुमा के दिन नमाज के समय जनता के बीच में पहुंची और न्याय की मांग की। दिल्ली की जनता ने राजमहल पर धावा बोलकर शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान बन गई। रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की। इसने अपने शासन के प्रारंभ से ही तुर्की अमीरों के विरोध का सामना करना पड़ा। रजिया के बारे में एक दृष्टि में जान लेते हैं। रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखूर यानी अखुफाला का प्रधान नियुक्त किया है। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत के प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों ने नेता इख्तियारुद्दीन ऐतगिन था, यानी कि जो रजिया के विरुद्ध सुल्तान षड्यंत्र कर रहे थे उनका नेता कौन था? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन था। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तूनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया, यानी कि एक तबर हिंद के सूबेदार थे अल्तूनिया, इससे रजिया हार गई और उनसे विवाह भी कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तूनिया की हत्या कर दी गई। बहराम शाह, इनका काल 1240 से 1242 ईस्वी तक था। इस समय राज्य की सारी शक्ति ऐतगिन के हाथ में थी जब बहराम शाह शासक था। 1241 ईस्वी में मंगोल नेता तायर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। मंगोल पराजित हुए और भाग गए। 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। अब अगले शासक हैं हमारे गुलाम वंश के अलाउद्दीन महमूद शाह। इनका कार्यकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक था। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, ये जो अलाउद्दीन महमूद शाह था। 1246 ईस्वी में इसे कारागार में डाल दिया गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिसका कार्यकाल 1246 से 1266 ईस्वी तक था। यह इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र था, यानी कि जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था ये इल्तुतमिश का एक पुत्र जिसका नाम नासिरुद्दीन महमूद था, ये उसका पुत्र था। यह पंत प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह एक अच्छा लेखक था। समय व्यतीत करने के लिए यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था। इसके सर्वत्र यह प्रचलित हो गया कि सुल्तान कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता है। 1246 में इसने बलवन को अपना वजीर बनाया। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 1236 से 1266 ईस्वी तक। रुकनुद्दीन फिरोज, इनका कार्यकाल 1236 से 1236 ईस्वी, यानी कि कुछ ही महीने तक था। ये इल्तुतमिश का पुत्र था। रजिया, इनका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है हमारा बहराम शाह। इनका काल 1240 से 1242 ईस्वी तक था। ये इल्तुतमिश के पुत्र थे। अगला है हमारा नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये 1242 से 1246 ईस्वी तक। इनका काल, ये जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र थे, अलाउद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह, इनका काल 1246 से 1266 ईस्वी तक था। ये इल्तुतमिश के पौत्र थे या नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र। अब हम बलवन के बारे में जानेंगे। बलवन का काल 1266 के 1286 ईस्वी तक था, यानी कि 20 वर्ष तक बलवन ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। बलवन इल्तुतमिश का दास था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और बलवन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारियों के समय में यह सत्ता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। बलवन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विवेचना की। इसका सिद्धांत फारस से ग्रहण किया गया था। उसने सुल्तान को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया बताया है। इसने कुलीनता पर
इसने कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया, अपनी वंशावली बनवाई और अपने को फारस के पौराणिक नायक अफराफियाब का वंशज बताया है। यानी कि जो बलवान था अपने आप को एक पौराणिक नायक हुआ करते थे अफराफियाब, इसने अपने आप को उनका वंशज बताया है। बलवान ने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने दरबार में सिजदा और पाबोस की परंपराएं प्रारंभ की। इसने यानी कि बलवान ने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया। बलवान ने तुर्क ए चहलगानी अर्थात दल चालिका पर घातक प्रहार करके इसका अंत कर दिया। यानी कि बलवान ने तुर्क ए चहलगानी का अंत कर दिया। फारस के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन इसी के शासनकाल के प्रारंभ किया था, जो 7 सुल्तानों के दरबार में रहे। गुलाम वंश के संबंधित मुख्य तथ्य के बारे में जान लेंगे। मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता की मुक्ति प्रदान की। प्रसिद्ध सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान एवं सिंध विजय में कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की। यानी कि एक जो प्रसिद्ध सूफी संत थे बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान और सिंध के विजय के समय में इसने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद किया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टंका जारी किया था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। बलवान ने अपने एक सैनिक अधिकारी अली को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। यानी कि बलवान का एक सैनिक अधिकारी था अली तुगरिल किस की उपाधि धारण की उसको। बलवान गुलाम का गुलाम कहा जाता है बलवान को, ये इल्तुतमिश के गुलाम था। मंगोल नेता चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलवान ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अगला हम खिलजी वंश कल देखेंगे दोस्तों, 1290 से 1320 ईस्वी तक। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को देखिए, नोट बनाइए, एंजॉय करिए, पेपर पास करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।